दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गंगा नदी टॉक्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम लोग बात करते हैं उन जरूरी चीज़ों की जो जनरली नज़रअंदाज हो जाती है। आज हमारे साथ हैं हिमांशु जी शर्मा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं करीब 20 वर्षों से, और हम इनसे बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पर। हिमांशु जी नमस्कार, स्वागत है नमस्कार आपका। नमस्कार सर। हिमांशु जी, जैसे मैंने अभी दर्शकों को बता दिया कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पर बात करेंगे, तो मेरा पहला सवाल ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए या फिर किस एज ग्रुप के लोग इसको ले ही लेना चाहिए? देखिए क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोई उम्र नहीं है। आज के समय के अंदर कोई भी आदमी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो और चाहे वो 100 साल का आदमी हो। जी। डिपेंड करता है कि उसकी शारीरिक परिस्थिति उस टाइम में कैसी है, और हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जो सही टाइम पीरियड है जब वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, मतलब उसको किसी प्रकार की कोई डिजीज जी। ना हो, तब उसको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। होता क्या है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस जब लेने जाते हैं या जब हम लेते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ वेटिंग पीरियड होता है पॉलिसी के अंदर। जी। जैसे आपने आज शुरू की पॉलिसी, तो सबसे पहला वेटिंग पीरियड आपको 30 दिन का लगेगा, यानी कि 30 दिन तक कंपनी कोई भी डिजीज को कवर नहीं करती। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक डिजीज है जो 24 महीने बाद में कंपनी शुरू करती है। जी। ठीक है, लाइक उसमें कुछ 23-24 बीमारियां ऐसी है जो कंपनियां 24 महीने बाद में शुरू करती है। ये बीमारियां जो है लॉन्ग लास्टिंग डिजीज बोलते हैं इनको। जैसे ये कोई इमरजेंसी वाली नहीं है कि ये होगी तो मुझे आज ही ऑपरेट करवाना पड़ेगा, या अच्छा। मुझे आज, उनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं उस बीमारी को, तो वो 24 महीने बाद में होती है। तीसरा वेटिंग पीरियड जो इसके अंदर लगता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, जिसको पहले से कोई मौजूद बीमारी हो, ठीक है। लाइक किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, किडनी की प्रॉब्लम हुई हो, बीपी हो, शुगर हो, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो, किसी को कोई ऑपरेट उसने पास्ट में करवा रखा हो, जी। तो उस चीज़ का एक वेटिंग पीरियड लगता है। वो अलग अलग प्लान्स के अंदर अलग अलग है। किसी में वो उसका वेटिंग पीरियड 1 महीने का होता है, तो किसी में उसका वेटिंग पीरियड 3 साल का होता है। ठीक है। तो इसकी कोई उम्र नहीं है लेने की, आप कभी भी ले सकते हैं। पर जो एक्चुअल जो टाइम पीरियड इसका जो लेने का है, वो लगभग ये मान के चलिए कि जब 30 साल से लेके और 50 साल की एज ग्रुप के अंदर आप ले लें, ताकि आपका वेटिंग पीरियड जब तक आप फिट एंड फाइन है तब तक आप निकल जाए उसका, और जब क्लेम लेने का टाइम आए तो उस टाइम में हमारी पॉलिसी को चलते हुए कुछ 4-5 साल हो जाए लगभग। ठीक है। तो मतलब आपने बस ही आसान शब्दों में बता दिया कि क्योंकि हमेशा वेटिंग पीरियड इन्वॉल्व रहेगा, तो जब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ तो मैं उस समय ले लूँ, ताकि मेरा वेटिंग पीरियड निकल जाए बिल्कुल और मुझे उसके इंश्योरेंस की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। बिल्कुल। तो मैं अगला सवाल भी मेरा ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस को कब मुझे इस्तेमाल कब करना चाहिए? जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको लगे कि ये भई मेरे को अब हॉस्पिटलाइज़ेशन होना है या कोई एक्सीडेंटल केस आ जाए, तो उस टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेने के 3 पैरामीटर्स हैं। जैसे अगर एक्सीडेंटल क्लेम है तो आप इसके अंदर कभी भी जो डे केयर के अंदर जाके या कभी भी आप उसका क्लेम ले सकते हैं, क्योंकि उसका कोई वेटिंग पीरियड तो लगता नहीं है। ठीक है। उसके अलावा कुछ सर्जरीज़ ऐसी होती है जो डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं। डे केयर का मतलब ये है कि आप सुबह जाके शाम को डिस्चार्ज हो घर पे आ गए, ठीक है। वो डे केयर कहलाता है। लगभग हिंदुस्तान के अंदर जो 7,000 से ज़्यादा सर्जरी ऐसी है जो डे केयर के अंदर आती है। जी। और जैसे कैटरेक्ट सर्जरी है, कैटरेक्ट में आप गए, सुबह गए, शाम को डिस्चार्ज लेकर घर पे आ गए, तो डे केयर सर्जरी प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है। और उसके अलावा इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन भी अपने कवर करते हैं, कंपनियां कवर करती हैं। इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का कवर ये मतलब ये रहता है कि आपको एक हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि उसके अंदर आपको मेडिकल मैनेजमेंट करवाना है या आपको सर्जिकल मैनेजमेंट करवाना है, तो उसके अंदर आपको 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद में आपको हॉस्पिटल की तरफ से जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो कंपनियां कवर करती है, लाइक रूम रेंट है, डॉक्टर की फीस है, नर्सिंग, एनेस्थीसिया, को ब्लड या इम्प्लांटेशन कुछ लग रहा है, वो सब चीज़ें कंपनियां कवर करती है इस चीज़ की वजह से। जी। तो हिमांशु जी, मोटे तौर पे ये हो गया कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना ही पड़ेगा। अब क्योंकि चलिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो तो सीधा कैसे कि हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। पर जनरली ऐसा होता है कि हम लोग भर्ती नहीं होते हैं, उससे पहले कुछ ट्रीटमेंट हम लोग लोकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और फिर जब हम लोग हॉस्पिटल चला गया तब का जैसे आपने बोला कि कवर हो गया, और फिर मेरे को छुट्टी मिल गई, तो उसके बाद अगर मेरी दवाइयाँ चल रही हैं तो फिर वो सारी कैसे कवर होती हैं? देखिए क्या रहता है कि आजकल कंपनियों में एक बड़ा ही अच्छा एक आ गया है कि आप अपने प्री और पोस्ट के हॉस्पिटलाइजेशन को कवर कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आजकल जो प्लान्स आ रहे हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां प्रोडक्ट्स अपना सेल आउट कर रही है, जिसमें 3 महीने पहले तक के एक्सपेंसेस कवर करती है। होता क्या है कि मैं आपको अगर इसको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूं, तो रहता क्या है कि जैसे आपको कोई डिजीज हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप यहाँ पे एक लोकल डॉक्टर के पास में गए, बिल्कुल। वहाँ पे उसने एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह मेडिसिन लिखा, बट उससे कंडीशन आपकी सही नहीं हुई है। पर फर्दर आप 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में दोबारा किसी और सेंटर पे गए दिखाने के लिए, और वहाँ पे उनको आपको उन्होंने एडमिशन कर लिया। ठीक है, जब आप एडमिशन हो जाएगा तो एडमिशन होने से 24 घंटे, मतलब 2-3 महीने पहले तक के एक्सपेंसेस सारे कंपनी कवर कर देगी आपके। अब छुट्टी मिलने के बाद में भी हमारे कई जो ट्रीटमेंट है कंटिन्यू चलते रहते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए कि किसी ने कार्डियक सर्जरी करवाई, तो उसके बाद में उसका अगले 6 महीने तक जो भी डॉक्टर की फीस लगेगी या उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन चलेगी,
या उससे रिलेटेड जो भी उसके टेस्ट रहेंगे वो सारे कंपनियां कवर करेगी। इसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, जो 3 महीने पहले तक के और 6 महीने बाद तक के एक्सपेंसेस कवर करती है। ठीक है। आजकल की जो पॉलिसी आ रही है वो थोड़ी एडवांस वर्जन की आ गई है, तो जिसमें 3 महीने पहले के और 6 महीने बाद तक के एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि अगर मुझे कुछ चैलेंज हुआ तो करीब 3 महीने में तो उसे पता लग ही जाता है कि उसको क्या एक्चुअल बिल्कुल दिक्कत है। बिल्कुल तो कंपनियों ने बिल्कुल सही सिस्टम रखा और पोस्ट ऑपरेटिव या जिस तरह की भी या पोस्ट डिस्चार्ज जो चीजें हैं वो भी कंपनियां कवर बिल्कुल कर रही हैं। बिल्कुल। पर हिमांशु जी, कभी ऐसा मतलब हम लोग प्राय सुनते हैं कि किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, जब इंश्योरेंस लिया तो उसको बहुत सारी चीजें बताई गई कि आपका ये कवर होगा, पर जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ तो उस समय फिर वो जैसे उसको क्लेम नहीं मिला या फिर कुछ ऐसी चीजें होगी जिसकी वजह से इंश्योरेंस लेने के बावजूद उसको जेब से पैसा खर्च करना पड़ा। बिल्कुल ये कैसी स्थितियां हो जाती हैं? ये ऐसी स्थिति हो जाती है कि सबसे पहले तो आपने जब अपना हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया तो उससे पहले तो आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझें कि उसके अंदर क्या है, उसको वेरीफाई करें। नॉर्मली क्या होता है कि देखिए, मार्केट में सेल्स का काम चलता है, हर आदमी अपना सेल्स करने के लिए कोई भी चीज़ सामने वाले को बेच देता है, ठीक। बट होता क्या है कि उसकी जो डिजीज़ है, पुरानी डिजीज़ है, वो कोई डिक्लेयर नहीं करता, या कई ठीक बार है। ऐसा होता है कि जब वो पॉलिसी परचेज कर रहा था तो उसको पता नहीं रहता कि मुझे डिक्लेयर करनी चाहिए। ओके। बट जब हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो वो डॉक्टर को बोल देता है कि मेरे को ये पुरानी बीमारी है और मेरे को लगभग 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से है। जब उसकी पॉलिसी में डॉक्टर जब डॉक्टर रिकमेंड करे हॉस्पिटल कंपनी को जो है डिटेल्स भेजेगा तो उसमें उसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी। अब कंपनी को अगर हिस्ट्री पता लग गई उस चीज़ की और आपकी पॉलिसी लेने को लिए को मतलब 4 साल हो गए हैं और आपकी हिस्ट्री मतलब उससे पुरानी। पुरानी है, तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, क्योंकि ओके। आपने जो अपना डिजीज़ जो थी वो आपने छुपाई कंपनी को पॉलिसी लेते टाइम, या आपने एजेंट को बताई तो उसने दिखाई नहीं होगी कंपनी के अंदर। तो बेसिकली क्या है कि जो क्लेम रुकने के कारण बेसिकली यही होते हैं। या ये मान लीजिए कि आज आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, ट्रीटमेंट के बाद में आप बड़े शहर में मेट्रो सिटी में जा रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे कंपनियाँ क्या है कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री मांगती है। तो आप जब भी किसी हॉस्पिटल में जाएं अपना प्रीवियस फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर जरूर लेके जाएं, जो फर्स्ट टाइम आपने डॉक्टर को दिखाया। ओके। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने संभाल के रखते हैं, तो इसके अंदर भी अपने जितने भी डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिकल रिपोर्ट्स है, या कुछ भी चीज़ें हैं, वो आप एक फाइल बना के जरूर रखें, क्योंकि कोई बीमारी आगे जाके क्या रूप ले लेगी ये देखो, ये तो आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। बट एट द टाइम ऑफ क्लेम जब भी कंपनी रिक्वायरमेंट करेगी तो आपको फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर देना पड़ेगा और वो आप उसी के बेस पे आपका वो क्लेम होएगा। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आपको अपनी हेल्थ का ट्रैक रिकॉर्ड तो रखना ही है बिल्कुल रखना कि है। मान लीजिए कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज का ट्रीटमेंट लेने जा रहा हूँ तो डे वन से मैं किस किस प्रोसीजर से गुजरा हूँ, बिल्कुल मेरी क्या क्या जांचें, मुझे डॉक्टर ने क्या क्या प्रिस्क्राइब किया, ताकि वो जो सिनेरियो बिगड़े उससे पहले एक सही स्थिति में मैं रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, एक कैशलेस ट्रीटमेंट वर्ड हम लोग बड़ा सुनते हैं कि बिल्कुल कैशलेस ट्रीटमेंट है, फिर भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि लिख पॉलिसी जब ली थी तब कैशलेस था, पर जब ट्रीटमेंट कराने गए तो कुछ पैसे फिर भी जेब से लगे। देखिए, क्या है कि आपका ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और आज के टाइम में लोग बड़ा इस चीज़ को जो है चैलेंज उनको उनके आ रहा है ये चीज़ के लिए। क्या होता है कि जब वो एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो वहाँ पे वो एक ही डिमांड करते हैं कि मेरा प्रीमियम कम से कम होना चाहिए। ओके। क्योंकि पॉलिसी के अंदर कुछ राइडर्स होते हैं, जैसे कंज्यूमेबल्स का राइडर है, अगर आपने वो राइडर अडॉप्ट किया है तो आपके कंज्यूमेबल के आइटम के जो चार्जेस है वो आपके नहीं लगेंगे इस चीज़ के अंदर से। ओके। पर कुछ आइटमें होती है जो आईआरडी मैंडेट्स आइटम है, जो आपको आप पे करना ही पड़ेगा, लाइक जैसे ठीक है। एमआरडी का पेमेंट है, एडमिशन का पेमेंट है, ठीक आपका फाइल चार्ज है। ये वैसी काम करती है जैसे आपने मोटर इंश्योरेंस में कार का इंश्योरेंस लिया तो वहाँ ठीक पे है। आपको 1000 रुपये या 2000 रुपये फाइल चार्ज देना पड़ता है, सेम कंडीशन इसके अंदर भी है। अगर आपने एक अच्छी पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली है तो आप इसके अंदर एक राइडर है कंज्यूमेबल का, वो जरूर ऐड करवाएं, ताकि आपके जो मेडिकल के जो जो एक्सपेंसेस जो वहाँ पे डिडक्ट हो रहे हैं वो ना हो उस चीज़ के अंदर से। ठीक है। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि एक तो जब मैं किसी पॉलिसी एजेंट से पॉलिसी समझ रहा हूँ और मैं तब अपनी बीमारियां ना चुकाऊं बिल्कुल अपना प्रीमियम कम करने के लिए, हो सकता है कि जब मैं अपने डिजीज बताऊंगा तो प्रीमियम मेरा बढ़ जाए, बिल्कुल मुझे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा राइडर लेना पड़े। बिल्कुल तो एक तो मैं वो बिल्कुल नहीं छुपाऊं, दूसरा जो मेरा एजेंट है मैं उस पर इतना विश्वास कर सकूं कि मैं जिसको बता रहा हूँ ये एज इट इज कंपनी को बता रहा है, बिल्कुल कहीं वो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में मेरी कुछ रिपोर्ट्स उलट पुलट कर दे, बिल्कुल है ना। तो जैसे भी अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये वो सारे केसेस हैं जहां पे गड़बड़ हो सकती है, जेब बिल्कुल। से पैसे लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, मैं आपको ना इसके अंदर एक टॉपिक और ऐड ऑन करूंगा। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए तैयार है, कंपनी कोई क्लेम किसी का रोकती नहीं है, आपका क्लेम जेन्युइन होना चाहिए और ये कंपनी और आपके बीच में गुड फेथ का काम करता है। ठीक कंपनी है। जब आपको पॉलिसी देती है तो कोई आपका मेडिकल हेल्थ चेकअप वगैरह नहीं करवाती है, सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देती है कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ओके। तो ये दोनों चीजें जब सही चलेगी तभी मतलब आपको क्लेम मिलेगा बेसिकली। ठीक है।
तो हिमांशु जी, जब मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो उस समय मेरा कोई प्री डायग्नोज होता है, कुछ इस तरह की चीजें होती देखिए कोई ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार्डियक पेशेंट है, कोई कार्डियक जिसने स्टंट वगैरह या कुछ बाईपास या पेसमेकर कुछ डलवाया, अगर वो पॉलिसी परचेज कर रहा है तो कंपनी उसका एक इको टेस्ट होता है वो करवा लेती है सर। और कुछ जैसे किडनी के जो है पेशेंट्स हैं, मतलब अगर वो इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं तो वो करवा लेती है। कोई कैंसर का पेशेंट अगर वो इंश्योरेंस परचेज कर रहा है तो कंपनी कुछ चेक टेस्ट उसके करवा लेती है। ऐसे नहीं है कि हर आदमी के लिए वो इंश्योरेंस परचेज करवाएगी। अगर कोई इसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कुछ ऐसी है, क्रॉनिक डिजीज है, तो उस केस में कंपनी उसका एक चेकअप करवा सकती है। है? ठीक है। मैं अगर डिक्लेयर करता हूँ तो उस समय कंपनी चाहे तो वो करवा सकती है, हाँ, बट मुझे डिक्लेयर करना चाहिए। बिल्कुल सही आपको सिचुएशन ये है। बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम डिक्लेयर कर देंगे तो फ्यूचर में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना? है। अगर आपने आज डिक्लेयर नहीं किया और 5 साल बाद में, 6 साल बाद में वो कंपनी को पता लगा इस चीज़ के बारे में, तो कंपनी आपको हो सकता है कि पॉलिसी में रखे, हो सकता है आपको पॉलिसी से बाहर कर दे। ओके। और ये भी हो सकता है कि आपको उस दिन से अगले 3 साल का या 4 साल का वेटिंग पीरियड लगा दे। ओहो। तो जिसमें आपका पैसा भी खराब हुआ, आपका वेटिंग पीरियड भी खराब हुआ, बिल्कुल। आपकी जो है मानसिक भी परेशानी आपको हुई सिस्टम से, और जब ज़रूरत पड़ी और वो चीज़ आपके काम भी नहीं आई। काम। तो जिस दिन आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें, एक-एक चीज़ कंपनी को क्लियर करें कि भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये डिज़ीज़ चल रही है या मेरे को ये मेडिसिन चल रही है। ठीक है। हिमांशु जी, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि मान लीजिए कि मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया और मैं कंपनी का एक लॉयल कस्टमर बन के टाइम पे प्रीमियम अपना पे कर रहा हूँ, और कुछ जैसे अभी आपने कहा था कि करीब 3-4 साल हो जाने चाहिए, उसके बाद आपके मेजर चैलेंजेस कवर हो जाते हैं। तो कि करीब मान लीजिए कि 6 साल 7 साल मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस का टाइम पे प्रीमियम भर रहा था, और एक समय पे किसी कारण से मैं 3-4-5 दिन मान लेते हैं अपने कि मतलब जो ड्यू डेट थी मैं उसको क्रॉस कर गया, और बीच में एक गैप आ गया कि क्या उस दौरान में मेरा पूरा कवर खत्म हो जाता है? देखिए क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है टाइम के अकॉर्डिंग। आज आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करेंगे तो रात को 12 बजे आपकी पॉलिसी शुरू होती है, ओके। और जिस दिन खत्म होएगी वो रात को 12 बजे खत्म होएगी। ठीक है। और जब भी आप हॉस्पिटलाइजेशन होएंगे तो वहाँ पे टाइम नोट होता है कि आप पेशेंट को एडमिशन कब किया गया ठीक है है ना? जी। अगर वो 12 बजे से पहले किया गया तो आपको कंपनी क्लेम देगी, और 12 बजे के बाद में एडमिशन किया गया और जहाँ पे आपने प्रीमियम पे नहीं किया तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी जिसमें से। और एक सर्टेन गैप के अंदर कोई क्लेम या कोई डिजीज डायग्नोज होगी, क्योंकि अब मैंने आपको एक क्वेश्चन एक बात बताई थी आपको कि आपको फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर देना पड़ेगा। अब उस टाइम पे क्या है कि जब आप क्लेम लेने के लिए जाएंगे, आपका पॉलिसी में गैप आ गया और क्लेम लेने जाएंगे तो कंपनी फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर मांगेगी उस टाइम में, और उस फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर के अंदर डेट टाइम मेंशन होगा, बिल्कुल। तो कंपनी को पता लग जाएगा कि भी इनको ये डिजीज कब हुई है, और डिजीज कब हुई है उस 10 दिन के दरमियान हुई है। ठीक है। तो कंपनी उस टाइम पे आपको क्लेम देने से मना कर सकती है। ओके। तो जब भी आप पॉलिसी परचेज करें, टाइम पे अपना प्रीमियम पे करें, समय पे अपना प्रीमियम पे करें, और ऐसा ना हो कि आप 5-6 साल चलाने के बाद में आप ये कहें कि इसका तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा और इस पॉलिसी को मैं बंद कर देता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको कब काम आएगी ये ना तो आपको पता है, ये ना मुझे पता है। बिल्कुल। हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, वो अंदर-अंदर चीज़ क्या बन रही है। बिल्कुल। एक मोटर कार के अंदर भी नहीं पता लगता, ये तो हमारा शरीर है। और कौन सी चीज़ कब खराब हो जाएगी ये न तो आप आइडिया लगा सकते हो, ना मैं आइडिया लगा सकता हूँ इसके अंदर से। बिल्कुल हमने सही। बहुत एक्सपीरियंसेस इसके अंदर आए हैं कि जिन लोगों ने अपनी पॉलिसी चलाने के बाद में इसको बंद कर दिया, और उसके बाद में उनको मेडिकल हेल्थ चैलेंजेस आ गए, जिसके अंदर उन्होंने दोबारा मतलब अप्रोच भी किया कि मेरी पॉलिसी शुरू कर दो, बट कंपनी किसी भी कंडीशन में उसकी पॉलिसी शुरू नहीं कर सकती। बिल्कुल। मतलब सख्त नियम है कि अगर आपने इसको डिसिप्लिन में रह के करना चाहिए, बिल्कुल। कि एक बार हमने शुरू कर दिया तो आई हैव टू बी इन डिसिप्लिन। आप इंश्योरेंस कोई भी परचेज करें, आपको डिसिप्लिन में ही रखना पड़ेगा उसका। मैं ज़रूरी नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, मोटर इंश्योरेंस ले रहे हैं, घर का इंश्योरेंस ले रहे हैं, कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, इंश्योरेंस का जो दूसरा नाम वो डिसिप्लिन ही है बेसिकली। ओके। आपको उसका टाइम पे प्रीमियम भरना चाहिए। अगर आपने लिया है और प्रीमियम तो देखो भरना ही पड़ेगा। आज नहीं 10 दिन बाद करो, क्यों ना मैं उसको टाइम पे भर दूँ? समय का कोई जी। पता नहीं है, समय बड़ा बलवान होता है इस चीज़ के अंदर से। बिल्कुल। आपने इतने सारे एक्सीडेंट्स देखे होंगे, इतनी सारी जो ये आ रही हैं प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेडिकल में और चीज़ों में, तो वो चीज़ आ रही है, वो कभी भी आ सकती है। ये आपको और मेरे को बोल के नहीं आएगी। बिल्कुल सही। तो हमारा जो उसको लड़ने के लिए जो हथियार जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, वो हमारे पास में रेडी होना चाहिए। तो ठीक उसका है। प्रीमियम टाइम पे भरें और कंटिन्यू रखें इस पॉलिसी को, कभी बंद ना करें ये सोच के कि इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो हिमांशु जी, आपने हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, किन-किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए,
क्या क्या चीजें हैं जो टाइमली डिक्लेयर करनी चाहिए आपके एजेंट से, आपको क्या बातें करनी चाहिए? और प्रीमियम का जैसे आपने बोला कि इंश्योरेंस का मतलब डिसिप्लिन है, बिल्कुल। आपने अगर उसको ले लिया है तो अभी डिसिप्लिन से आप उसको फिल करते रहिए। तो हिमांशु जी मैं बात एक बात और इसके अंदर ऐड ऑन जी करना चाहूँगा। मेरे सभी जो व्यूअर्स हैं जो इसको देख जी रहे हैं, आपको कभी भी कोई भी मेडिकली प्रॉब्लम हो, तो आप अपने एजेंट से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है क्योंकि वो ही एक आदमी होगा जो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, ठीक है जो आपको सही जगह लेके जाएगा, जो आपको डिक्लेयर करेगा कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है आपको, इसको ठीक कैसे है आपको कैशलेस में अप्लाई करना है, क्या चीज़ करते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में 24 घंटे के अंदर कंपनी को इंटीमेशन करना ज़रूरी होता है। ओके अगर आप कैशलेस में है तो वो ये काम हॉस्पिटल करेगा। अगर आप कैशलेस हॉस्पिटल में नहीं है और रिइंबर्समेंट के हॉस्पिटल में है जहाँ पे आपका पेमेंट जो है रिइंबर्समेंट होना है बाद में, तो वो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। या आप इंटीमेट करें या आपका एजेंट इंटीमेट करें। और ठीक ये ज़रूर करें, किसी भी कंडीशन के अंदर आप अपने एजेंट को, अपने जो जिसने आपको पॉलिसी दी है उसको ज़रूर बताएँ। और ये हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आप अपनी फैमिली को ज़रूर बताएँ सबसे पहले तो, कि भी ठीक मेरे है पास में हेल्थ इश्यूज़ है। लोग क्या है कि हेल्थ इश्यूज़ ले लिया और घर पे ले जाके कागज़ को छोड़ दिया और पता ही नहीं घर वालों को। बाद में पता लगता है 1 महीने बाद में जब उसको होश आता है कि यार मेरा तो हेल्थ इश्यूज़ भी था। और घर वाले कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था, उनकी वाइफ़ को और उनकी फैमिली को पता ही नहीं होता है कि उनका हेल्थ इश्यूज़ भी था। क्योंकि वो एक सिचुएशन ऐसी होती है कि इमरजेंसी की आदमी फटाफट नहीं भागता है, आता उस समय दिमाग में उसका कि दिमाग में नहीं आता है। पर 24 घंटे का समय ये रहता है कि आप उसको जाके ज़रूर बताएँ। हिमांशु जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम लोग पॉलिसी परचेज करते हैं तो इसको किसी रैंडम कागज की तरह घर पे छोड़ने के बजाय हम लोग फैमिली के साथ बैठ कर डिस्कस करें कि आज से हमारे पास ये सो एंड सो कागज है, जिसके बदले में हम लोग को अगर कोई चैलेंज आता है तो हम सब लोग को अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो नहीं आइडिया ना कि किसको चैलेंज हो जाए। मान बिल्कुल। लीजिए कि मैंने लिया, मेरी फैमिली में किसी को हो गया तो मैं कर सकता हूँ, पर अगर मैं खुद ही किस चैलेंज में हूं, तो मैं कैसे करूंगा? तो मेरी फैमिली को पता रहना चाहिए। हिमांशु जी अब इंश्योरेंस भी ले लिया, टाइम पे फिल भी कर रहे हैं और कैशलेस के बारे में भी जानकारी, सारी चीजें हैं, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जब मैंने कंपनी को इंटीमेट किया तो कंपनी कह रही है कि भाई ये हॉस्पिटल तो ब्लैक लिस्टेड है, इसका हम लोग ये तो हमारे पैनल में नहीं है, या फिर ये पैनल के बाहर है या ब्लैक लिस्टेड, आप किसी भी तरह से उसको ले सकते हैं। उस केस में फिर क्या करना चाहिए मुझे? देखिए क्या है कि कई बार क्या होता है कि कंपनी हॉस्पिटल्स की ओवर बिलिंग या कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मैनिपुलेशन की वजह से उस हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट कर देती है। ओके ठीक है, ये इसकी जो न्यूज़ है वो अपने वेबसाइट के ऊपर वो फ्लैश कर देती है। ठीक है आप सबसे पहले जब भी जाएँ, मैंने आपको एक पहले की बात बोली कि आप अपने एजेंट से ज़रूर संपर्क करें, बिल्कुल वो आपको बता देगा कि वो हॉस्पिटल हमारा किस कैटेगरी में है। आप अगर ब्लैक लिस्टेड है, तो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल का क्लेम नहीं देती है, क्योंकि ओके उसने पहले डिक्लेयर कर रखा है कि हमने इसको ब्लैक लिस्टेड कर रखा है और हम आपको क्लेम नहीं देंगे। ठीक बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको वहीं जाना पड़ता है, तो आपके पास में 24 घंटे का समय होता है। आप अपना फर्स्ट एड लेके वहाँ से फर्दर दूसरे निकल हॉस्पिटल में जाइए शिफ्ट हो जाएँ, ठीक है क्योंकि पेशेंट एक इमरजेंसी मान लो कोई एक्सीडेंटल केस है और मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में गया जो ब्लैक लिस्टेड है, बट नियरेस्ट मेरे वही हॉस्पिटल था, पर वहाँ से आप फर्स्ट एड लेके फर्दर दूसरे हॉस्पिटल के अंदर चले जाएँ, ताकि आपको ये क्लेम भी उसके अंदर मिल जाए। क्योंकि फर्दर अगर आपने 24 घंटे के अंदर आपने शिफ्ट नहीं किया तो कंपनी उसको क्लेम नहीं देगी उस चीज़ की वजह से। और ये ओके जो अपडेट्स हैं ये वेबसाइट पे रहती है, आप अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भी वो हॉस्पिटल मेरा कैशलेस में है या रिइंबर्समेंट में है, ब्लैक लिस्टेड है। तो ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो ये ज़रूर आप अपने एक एजेंट से कॉन्टैक्ट करें एट द टाइम ऑफ क्लेम, कि क्या मुझे ये उस टाइम में नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 24 घंटे के अंदर ज़रूर उसको अपडेट कर दें। बिल्कुल। तो मैं कुल मिला के समझाऊँ कि जिससे हमने इंश्योरेंस लिया है हुँ, या जिसने हमको इंश्योरेंस रिकमेंड किया है, वो अब हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिल्कुल, हमको उससे डिस्कस करना पड़ेगा कि हम बिल्कुल, लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको हर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए, कोई भी आपको नीड हो, कोई भी आपको ज़रूरत हो, अपने एजेंट को ज़रूर बताएँ आप। क्योंकि एक एजेंट जो है आपका और कंपनी का मीडिएटर आदमी है, जिसने आपको पॉलिसी सेल करी। जी, उसको आपके बारे में पता है और आपको उसके बारे में पता है। वो राइट, कंपनी को बिल्कुल, इंटीमेशन करना है, आपको सर्विसेज़ देना है, वो सारी सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कई बार ऑनलाइन पॉलिसी परचेज़ कर लेते हैं या कोई ऐसे आदमी से परचेज़ करते हैं जिसने पॉलिसी में काम बिज़नेस में काम नहीं किया है या 1-2 पॉलिसी ले ली है। आपको एक सर्विस प्रोवाइडर बीच में डेट रखना बीच में ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हिमांशु जी आज की टॉक बड़ी शानदार रही। आप हमारे व्यूअर्स को ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो जाने से पहले एक बार आप कंक्लूड कर दें जो बातें हमने डिस्कस करी। एक छोटा-सा मैसेज जिसको सुन के लगे कि भई ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। डू एंड डोंट्स। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेडिकल इन्फ्लेशन जो है पिछले 10 सालों में अंदर देखें तो ऑलमोस्ट 50% राइज़ कर गया है। मैं आपसे बात करता हूँ, आपने कभी अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाया होगा तो आपने फ़ीस कितनी दी होगी? ₹50, ₹60, ₹100।
और आज के टाइम में डॉक्टर की फीस कम से कम मिनिमम 500 रुपये। 500 रूम चार्जेस की बात करें तो किसी टाइम पे 500 रुपये रूम चार्ज हुआ करता था। आज के टाइम में अगर अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो 15,000 से ऊपर के रूम्स मिलते हैं। बिल्कुल। और एक बार अगर आप हॉस्पिटल में घुस गए तो आप सोच भी नहीं सकते कितना एक्सपेंसेस लगेगा उस चीज़ के अंदर से। तो उस चीज़ को निकालने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस नाम की चीज़ बनाई गई है, ताकि आपके जो आने वाले मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं वो उसके अंदर कवर हों, ताकि आपके सेविंग्स है, कुछ बच्चों के लिए आपने पैसा जोड़ रखा होगा, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए पैसा जोड़ रखा होगा, या अपने कुछ ड्रीम्स के लिए पैसा जोड़ रखा होगा, तो वो पैसा उस पर इफेक्ट ना करे। और ये ज़रूर होता है कि जो हमारा लाइफस्टाइल आज के टाइम में है, जो जिस प्रकार से हमारा खान पान है, जिस प्रकार से चीज़ें हैं, ये हमें एक ना एक दिन हॉस्पिटल की तरफ जरूर लेके जाएगी। और उस चीज़ से बचने के लिए हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7% लोग जो है हेल्थ इंश्योर्ड हैं। ओके। बाकी पूरा जो है मतलब लोग ये सोचते हैं कि भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, या जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उसको लूँगा मैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी जब आपको तो शायद कंपनी ना दे। आज का ज़रूरत नहीं है तो कंपनी आपको दे रही है। ठीक है। तो मानना मेरा ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस है वो जल्द से जल्द लेना चाहिए, जल्द से जल्द उसको परचेज करना चाहिए, ताकि आपका वेटिंग पीरियड है वो जल्दी ख़त्म हो, आपकी जो उसके अंदर फैसिलिटी है वो जल्दी शुरू हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी के अंदर, इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आपको वो चीज़ काम आए। ठीक है। और एक अच्छी अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। आज के टाइम में मिनिमम से मिनिमम भी बात करें तो 10 लाख प्लस से लेना चाहिए। और आजकल तो बड़े अच्छे प्लान्स आ गए हैं जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड क्लेम मिलते हैं, अनलिमिटेड चीज़ें उसके अंदर है, बहुत सारी फैसिलिटीज उसके अंदर मिलनी शुरू हो गई है। जो एक छोटा सा प्रीमियम दे के देखा जाए तो एक फैमिली की मैं बात करूं तो 35 साल से लेकर 45 साल की एज ग्रुप की है, तो उनका साल का प्रीमियम ये मान के चलिए कि 20 से 25,000 के बीच में आता है 4 जनों का। 10 लाख का लेके बात करें तो अगर हम इसका मैं कैलकुलेशन करूं तो 10 लाख का खर्चा 20-25,000 के आसपास आया, तो एक आदमी का खर्चा मुश्किल से 7,000 रुपये साल का हो गया। बिल्कुल राइट, 7,000 या 5,000 या 6,000 जो भी है, 6,000 रुपये साल का हो गया। अब उस 6,000 के अंदर वो पूरे 12 महीने के लिए यानी कि 500 रुपये खर्चा उसके ऊपर है सिर्फ, उस आदमी का एक महीने का 500 रुपये मोबाइल रिचार्ज इतनी बात बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। और उसके किसी भी रीजन से अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो 10 लाख रुपए कंपनी उसको पे करेगी। ठीक बात है। तो दर्शकों, हिमांशु जी ने हमको बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, कब लेना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एजेंट का चुनाव करते टाइम आपने किन बातों का ध्यान रखना है, क्या वो अनुभवी है, क्या उसको जो प्रोडक्ट आपको सेल कर उसके बारे में उसको पूरी जानकारी है। तो अगर आप हिमांशु जी से या इनकी टीम से संपर्क करना चाहें और अधिक जानकारी लेना चाहें तो स्क्रीन पर इनके नंबर आ रहे हैं, आप इनको कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद हिमांशु जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।